हेलो एवरीवन, मैं हूं अर्चना सौरभ। आज मैं रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी का पार्ट 3 करवाने वाली हूं। इसमें हमने दो पार्ट में देखा था इक्विवेलेंट और पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी टेस्ट मेथड, टेस्ट रीटेस्ट मेथड, स्प्लिट हाफ मेथड और कूडर रिचर्डसन मेथड। कूडर रिचर्डसन मेथड के अंदर हमने दो तरह के देखे थे, K20 और K21। अब हम इसके आगे देखेंगे क्रॉनबैक कोफिशिएंट अल्फा मेथड। इसमें क्या होता है, शैक्षिक या मनोवैज्ञानिक गुणों का मापन किया जाता है। शैक्षिक या मनोवैज्ञानिक गुण जितने भी होते हैं साइकोलॉजिकल, जिसको क्वालिटी से मेजर किया जाता है, क्वांटिटी से नहीं। तो इसमें शैक्षिक या फिर साइकोलॉजिकल होगा या फिर आपका एजुकेशनल होंगे, क्वालिटी उनको मेजर किया जाएगा। और इसमें जो ध्यान देने की चीज है कि इसमें रेशियो और इंटरवल स्केल के जो भी डाटा होते हैं उसको मेजर किया जाता है। ये जो रेशियो और इंटरवल का जिक्र मैंने इसमें किया है, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो तैयार करूंगी जिसमें कि आपको इसका डिटेल मैं बताऊंगी कि रेशियो, इंटरवल या नॉमिनल और ऑर्डिनल क्या होते हैं, वो डाटा किस तरह के होते हैं। फिर इसमें है कि हम या तो डाइकोटोमस यूज कर सकते हैं या फिर पॉलीटोमस यूज कर सकते हैं। जैसे लिकर्ट स्केल होते हैं तो उसमें 0, 1, 2, 3, 5 एग्री डिसएग्री, बहुत तरह के 5 तरह के स्केल हम लेते हैं। या फिर डाइकोटोमस जिसमें कि यस और नो वाले या फिर ट्रू फॉल्स वाले जो हमारे आते हैं आइटम्स, उसको हम कंसिडर किया जा सकता है। इसमें हम कंसिडर करते हैं क्रॉनबेक अल्फा का जो वैल्यू होता है वो हमेशा, ये एग्जाम में आया हुआ है कई बार, कि 0 से 1 के बीच में ही होता है। मतलब 0 से कम में नहीं होगा, इट मीन्स नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, और 1 से अधिक नहीं आता है। इट मीन्स जैसे 0.99, 0.8, 0.76, इस तरह से कोई भी वैल्यू आ सकती है इसके अंदर। इट इज मैथमेटिकल इक्विवेलेंट टू द एवरेज ऑफ ऑल पॉसिबल स्प्लिट हाफ एस्टिमेट। जितने भी स्प्लिट हाफ हैं, 4 हैं, 5 हैं, जितने भी हैं, उनके इक्विवेलेंट हम देखते हैं। जितना भी एवरेज होता है स्प्लिट हाफ में, उसको इसमें यूज किया जाता है। इसका जो फॉर्मूला होता है आर एल्फा इक्वल टू n/n1। आप ये देखिए लिखा हुआ है 1 माइनस सिग्मा न्यू स्क्वायर अपॉन न्यू 1 स्क्वायर अपॉन न्यू स्क्वायर। अब यहाँ सिग्मा न्यू स्क्वायर क्या होता है, इसमें कहेंगे सम ऑफ वेरिएंस। जितने भी वेरिएंस होते हैं, आप जानते हैं न्यू जो होता है वो वेरिएंस को शो करता है, तो सिग्मा न्यू स्क्वायर सम ऑफ वेरिएंस है। और यहाँ जो नीचे डिनोमिनेटर में हमारा न्यू स्क्वायर है वो वेरिएंस का टोटल स्कोर कहलाता है यहाँ पर। और जो भी n है वो हमारा नंबर ऑफ आइटम्स कहलाता है। फिर अब हम आते हैं, ये हमारा रिलायबिलिटी का यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखते हैं वैलिडिटी के अंदर आते हैं। वैलिडिटी के अंदर हम कहते हैं वैलिडिटी, पहले उसमें देखा था हमने कि क्या होता है। ये वैलिडिटी होता है कि हम जो मापन कर रहे हैं वो वही माप कर रहा है या नहीं। जिस चीज के लिए, जो भी उपकरण या परीक्षण हम जिस चीज के लिए ले रहे हैं, एक्चुअली वो उसको ही माप कर रहा है या नहीं। यानी कि इसमें एक्यूरेसी की वैल्यू होती है, एक्यूरेसी मेजर करते हैं। वैसे भी मैंने कहा था कि VA वैलिडिटी की जो स्पेलिंग लिखते हैं VA करके आता है, तो इसके बाद देखिए V के बाद A आता है। इट मीन्स इसको ध्यान रखिएगा, वैलिडिटी एक्यूरेसी से, परिशुद्धता के ऊपर निर्भर करता है। किसी परीक्षण या उपकरण की वैधता से तात्पर्य यह है कि इसके द्वारा वही मापा जा रहा है जिसे मापने के लिए उसका निर्माण किया गया है। मतलब हम जो मापना चाहते हैं एक्चुअली वही मेजर कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, उस चीज को हम इसमें देखते हैं। ये नहीं दिखाया था कि बार बार वही आ रहा है या नहीं आ रहा है। बार बार अगर वही आ रहा है तो हम उसको कहेंगे रिलायबिलिटी। लेकिन जो मेजर करना चाहते हैं एक्चुअली वही मेजर हो रहा है उस परीक्षण से या उस उपकरण से, यह उसकी वैधता पर निर्भर करता है। कितने तरह के होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हमेशा इस तरह की चीजें आती हैं कि 4 जो आपके ये हैं, क्राइटेरियन, कंस्ट्रक्ट, फेस वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी, ये चारों के नाम दिए रहेंगे एक कूट में और 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको इसके बारे में बताना होता है। तो पहले आप जानेंगे कि ये क्या होता है, फिर हम इसके बारे में कर सकते हैं कि क्या क्या होता है। तो इसमें देखिए हमारा क्या होता है, फेस वैलिडिटी है पहला।
दूसरा है फेस वैलिडिटी को हम लोग स्वरूप वैधता कहते हैं। फेस जो सामने से दिख रहा हो, जो उसका स्वरूप हो, नाम से ही पता चल रहा है। दूसरा कंटेंट, कंटेंट मतलब विषय वस्तु, तो कंटेंट वैलिडिटी का मतलब होता है विषय वस्तु वैधता। तीसरा है क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी। क्राइटेरियन जो भी हम किसी तरह से, एक तरह से मानदंड कोई किए रहते हैं, रेफरेंस सॉरी मानदंड मतलब क्राइटेरिया फिक्स किए होते हैं, तो मानदंड संदर्भित जो वैधता होती है उसको क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी कहते हैं। और हमारा लास्ट होता है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। एक एक करके हम जानेंगे कि कौन क्या होता है इसमें। हम ये देखिए, हम देख रहे हैं कि फेस वैलिडिटी नाम से पता चल रहा है जो उसका स्वरूप हो, जो ऐसा वो फेस दिख रहा हो, ऐसी वैधता जिसे स्थापित करने के लिए मात्र ऊपरी अवलोकन किया जाता हो, हम देख करके समझ पा रहे हो। इसमें जब देख के कोई चीज हम अवलोकन कर रहे हैं तो ये एक तरह से जजमेंटल होता है। हम किसी चीज को जिस तरह से एवेल्यूट कर रहे हैं, देख रहे हैं, हर एक व्यक्ति का परिप्रेक्ष्य अलग अलग होता है, हर एक चीज को देखने का नजरिया अलग होता है। जो एक व्यक्ति के नजरिए से सही हो वो दूसरे व्यक्ति के नजरिए से गलत भी हो सकता है। तो इसमें जो भी होते हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं होते हैं। जो वैल्यूएशन होगा वो सब्जेक्टिव होगा, क्योंकि जितने भी व्यक्ति हैं प्रत्येक व्यक्ति का देखने का तरीका अपना अपना अलग होगा, वैल्यूएशन का अलग होगा। तो ये जजमेंटल होता है, जजमेंट बेस्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसको एग्जाम्पल के लिए लेके चल सकते हैं कि कोई एक अचीवमेंट टेस्ट है जिसे मैथ्स के टॉपिक से कोई एक टॉपिक ले रहे हैं जैसे मेंसुरेशन, उसके असेसमेंट के लिए प्रिपेयर किया गया है। एक असेसमेंट टेस्ट है, उसको किस चीज के लिए प्रिपेयर किया गया है? मैथ्स का एक टॉपिक लिया गया है मेंसुरेशन, और उसके असेसमेंट के लिए इसको प्रिपेयर किया गया है। तो अब हम जो कर रहे हैं वैधता तभी होगी कि उसकी वही चीज उसमें आनी चाहिए। तो इसमें वैसे क्वेश्चन होने चाहिए जो मेंसुरेशन का क्या क्या शो करे, कंसेप्ट शो करे, उसके कैलकुलेशन को बताए, और उसके एवरीडे लाइफ में क्या यूजेस हैं उससे वो रिलेटेड हो। अगर क्वेश्चन पढ़ने में ऐसा फील हो रहा हो तब समझेंगे कि हमारा ये हो रहा है, सही है या नहीं है। मतलब जो भी चीज हम टेस्ट ले रहे हैं, मैथमेटिक्स का टेस्ट ले रहे हैं तो उसमें मैथमेटिक्स के मेंसुरेशन का टेस्ट ले रहे हैं, तो मेंसुरेशन से ही रिलेटेड क्वेश्चन होने चाहिए। डे टू डे लाइफ में उसका यूज हो रहा हो ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए, उसके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं वैसे क्वेश्चन होने चाहिए, और जो भी चीज उससे कैलकुलेशन उसका हम प्रॉपर वे में कर पाए वैसे ही क्वेश्चन उसमें होने चाहिए। अगर वैसा है तो ये अचीवमेंट टेस्ट वैधता को, फेस वैधता को मतलब फेस वैलिडिटी को डिफाइन कर रहा है, अदरवाइज नहीं कर रहा है। अब हमारा नेक्स्ट है कंटेंट वैलिडिटी। कंटेंट मतलब उसके अंदर की क्या विषय वस्तु है। तो ये भी हमारा कैसा होता है? सब्जेक्टिव ही होता है। इसमें विषय वस्तु जो भी होती है वैधता, इसमें भी सब्जेक्टिव होता है। ये ध्यान रखने का है, जो भी चीजें मैं मार्क कर रही हूँ कि कौन सब्जेक्टिव है कौन ऑब्जेक्टिव है, इस पर आप काइंडली केयरफुल रहेंगे। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कई बारी। परीक्षण में शामिल स्केल और क्वेश्चन के थ्रू मूल्य समीक्षा करके, यानी उसको परख करके ये बताने की कोशिश की जाती है कि उसमें परीक्षण के उद्देश्य की पूर्ति की सही क्षमता है या फिर नहीं है। तो इसका मतलब हम उसके कंटेंट को चेक कर रहे हैं, और लेकिन कैसे कर रहे हैं? ऑब्जर्वेशन करके कर रहे हैं, क्योंकि ये सब्जेक्टिव है। जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। यदि कोई एम्प्लॉयमेंट टेस्ट है तो उसके कंटेंट में एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड वर्क्स के संपादन संबंधी, मतलब जो भी हम काम दे रहे हैं, जैसी भी एम्प्लॉयमेंट है, जैसे टीचिंग की लाइन है तो उसमें टीचिंग के से संबंधी काम होने चाहिए, स्किल्स होने चाहिए, या जो भी आप कर रहे हैं तो उसके स्किल्स उसमें प्रेजेंट होने आवश्यक होते हैं, तभी वो कहलाता है कि हमारा कंटेंट वैलिडिटी है या नहीं है। तीसरा हमारा होता है क्राइटेरियन वैलिडिटी। क्राइटेरियन वैलिडिटी में हमारा होता है किस तरह की चीजें ली जाती है। देखिए वो दोनों हमारा क्या था? सब्जेक्टिव, और ये क्या हो जाएगा? इंपेरिकल हो जाएगा। इंपेरिकल जैसे ही इंपेरिकल आएगा ये ऑब्जेक्टिव काउंट होने लगेगा। ये आप डिस्टिंग्विश करेंगे आराम से कि शुरू के जो थे फेस्ड एंड कंटेंट वो थे कैसे? सब्जेक्टिव, और अब कौन से हैं? ऑब्जेक्टिव। इसे निर्मित परीक्षा और
परीक्षण और किसी मानदंड या मानक पर उपलब्ध प्राप्तांकों की तुलना करते हुए स्थापित किया जाता है। सहसंबंध की उसके बाद उस पे जैसे दो भी नंबर्स हैं उनको पहले उनके बीच में रिलेशन किया जाता है, सहसंबंध किया जाता है, उसके गुणांक की गणना की जाती है। तो मानदंड या मानक, हम पहले ही मानक मान लेते हैं कि ये हमारा मानक है और फिर एक टेस्ट लेते हैं, उस टेस्ट में जो स्कोर आए और जो हमारा मानक है, मानदंड है, उससे कंपेयर करते हैं कि उनके बीच में क्या रिलेशन है, सहसंबंध गुणांक कैसी है, और उसको हम चेक करते हैं। तो ये भी फिर दो तरह के होते हैं, दोनों के बारे में हमें अलग अलग जानना होगा। एग्जाम में भी दोनों अलग अलग तरीके से आते हैं। एक तो हमारा होता है प्रिडिक्टिव। प्रिडिक्टिव नाम से ही पता चल रहा है। तो प्रिडिक्टिव में सिर्फ ऐसे हम प्रिडिक्टिव जब भी कहते हैं तो भविष्य के लिए आता है, भविष्य कथनात्मक होती है, लेकिन हम इसमें पूर्व कथनात्मक भी इसको मान सकते हैं। इसमें दोनों चीजें आ जाती है, पूर्व कथनात्मक भी होती हैं और ये भविष्य कथनात्मक वैधता भी मानी जाती है। और दूसरा कंकरेंट वैलिडिटी, जो अभी के अभी चल रहा हो उसको कहते हैं कंकरेंट वैलिडिटी। अब हम पहले वाले में आते हैं कि हमारा प्रोडक्टिव वैलिडिटी हमारा क्या होता है। प्रोडक्टिव वैलिडिटी जो होती है, इसमें क्या होती है कि ऐसी वैधता है जिसमें कि एक ऐसा मानदंड संदर्भित, इसमें भी एक मानदंड होता है, एक ऐसी मानदंड संदर्भित वैधता होती है जिसमें कि वैधता स्थापित करने के लिए भविष्य कथनीय मानदंडों का प्रयोग किया जाता है। आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं, स्टेटमेंट थोड़ी टफ लगती है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी टीचर ट्रेनिंग कोर्स के लिए एडमिशन टेस्ट लेना है, तो उसके एडमिशन टेस्ट के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है क्या, एक टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट किया जा रहा है। तो इसको प्रिडिक्टिव वैलिडिटी की स्थापना इसमें हो रही है। इसके लिए कैसे होगा कि जो पहले एडमिशन ले चुके हैं टीचर्स के रूप में ऐसे कॉलेजेस में, ऐसे कोर्सेस में, उन बच्चों को किस प्रकार से सफलता मिली है, ये हम उसमें चेक करते हैं कि जो भी स्टूडेंट पहले स्टूडेंट टीचर हो चुके हैं, जो उसमें एडमिशन पहले ले चुके हैं, उनसे हम स्कोर डेटा लेते हैं कि उन्हें किस तरह की सफलता मिली है, और तब हम इस तरह से भविष्य के बारे में, उसके बारे में प्रिडिक्ट करते हैं। और जो हमारा दूसरा आ जाता है कंकरेंट, उसमें क्या होता है कि इसका संबंध व्यवहार के संबंध उस व्यवहार से होता है जो जिसके अंतर्गत परीक्षण से मापित व्यवहार के समवर्ती का मतलब यहाँ कंकरेंट या समवर्ती का मतलब हो जाता है कि जो अभी प्रेजेंट में हो रहा हो, अभी साथ के साथ हो रहा, प्रेजेंटली हो रहा हो। इससे पहले हमारा जो था प्रिडिक्टिव, ये था कि पहले हो रहा या भविष्य में होगा, उससे लेके कर रहे हैं। कंकरेंट जब भी करेंगे तो इसमें होगा समवर्ती में, जो प्रेजेंट में घटित हो रहा है। मतलब इसको आप एग्जाम्पल से समझो। एक मनोनैदानिक परीक्षण करता है, जो अपने टेस्ट को पहले दो ग्रुप वो बांट लेता है। एक मानसिक रोगियों का ग्रुप है, उस पर वो प्रशासित करता है, उस पर वो अप्लाई करता है। फिर क्या करता है, उससे जो स्कोर्स मिलते हैं उसका मध्यमान निकाल लेता है। हम सपोज करते हैं कि वो मध्यमान हमारा कितना है, M1 है। अब क्या करता है, वो उसी टेस्ट को फिर से प्रशासित करता है। अब किसके ऊपर, सामान्य रोगियों के ग्रुप के ऊपर। सामान्य रोगियों के ग्रुप का मतलब हुआ जो सामान्य वार्ड में हो वैसे लोगों के ऊपर अप्लाई करता है, और जो ये अप्लाई करता है उसके बाद उसके भी स्कोर्स को वो काउंट करता है और उसका मध्यमान निकालता है। मान लेते हैं कि उसका मध्यमान हमारा जो मीडियन आया वो M2 आया। अब क्या करता है, पहले किसने किस पे किया था, मानसिक रोगियों के ग्रुप पर, फिर किस पे किया, सामान्य रोगियों के ऊपर, और फिर दोनों के स्कोर्स का मीडियन निकाल लिया और दोनों मीडियंस की कंपेयर किया, तुलना किया। अगर M1 इज ग्रेटर देन M2, तब वो कहता है कि जो इसका मतलब जो उसने मनोनैदानिक मानसिक रोगियों के निदान के लिए जो परीक्षण किया था वो सही है, तभी वो उस बात को कहेगा कि ये परीक्षण वैध है। तो इसमें एक निकाला तो इसने एक क्राइटेरिया, एक मानदंड तो रखा, लेकिन उसमें साथ के साथ रखा रोगी जो सामान्य रोगियों हैं वो उनको माना मानदंड, और मानसिक रोगी की टेस्ट उससे करी, तो इसमें साथ के साथ कंकरेंट होता चला गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये हमारा कंकरेंट वैलिडिटी का एक साइड है। अब हमारा जो नेक्स्ट है वैलिडिटी, वो होता है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी का हिंदी में नाम होता है रचनाजन्य वैधता। अब देखिए, शुरू के जो हमारे दो थे, फेस और
कंटेंट वो थे सब्जेक्टिव और यानी कि जजमेंटल। और उसके बाद जो हमारा तीसरा आया वो उसमें हमने क्या कर दिया था कि वो था हमारा एम्पेरिकल या फिर ऑब्जेक्टिव। अब जो हमारा कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है फोर्थ टाइप का, ये ना तो पूरी तरह से जजमेंटल है यानी सब जजमेंटल यानी सब्जेक्टिव है, और ना ही पूरी तरह से एम्पेरिकल है। इसका मतलब ना ही पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव है, ना सब्जेक्टिव ना ऑब्जेक्टिव, यानी ना जजमेंटल ना एम्पेरिकल। तो इसका मतलब कि ये दोनों का मिला जुला है, जजमेंटल एम्पेरिकल है। इसका एकमात्र उद्देश्य यह निर्धारित करना होता है कि जो भी उपकरण है जिसको निर्माण किया गया है वह किस सीमा तक हाइपोथेसिस कंस्ट्रक्ट के मापन में समर्थ है। तो समर्थ है या नहीं है इसका मापन वो कर रहा है, जिससे संबंधित व्यवहार का उपकरण के द्वारा मापन किया जा रहा है। अब हम देखते हैं कि हाइपोथेसिस, इसमें हमने वर्ड यूज किया हाइपोथेसिस कंस्ट्रक्ट। वो क्या होता है? वो होता है जैसे कि हम जो भी चीजें ले सकते हैं, इंटेलिजेंस ले सकते हैं, मोटिवेशन ले सकते हैं, एडजस्टमेंट ले सकते हैं, उसके लिए एक परिकल्पित ये होगा, कंस्ट्रक्ट होगा, उसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस कंस्ट्रक्ट। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू आप समझो कि मान लो कि जॉब में सेटिस्फेक्शन है या नहीं है। इसके लिए एक कंपनी ने एक टेस्ट किया, जॉब सेटिस्फेक्शन टेस्ट किया, और उसमें उसने 3 डायमेंशन लिए, 3 स्केल लिए। पहला था नेचर ऑफ जॉब, दूसरा था जॉब स्टेटस, और तीसरा था रिम्यूनरेशन, उनकी सैलरी। ठीक है, इन तीनों को वो चूज करता है। अब क्या करता है, पूरे पॉपुलेशन पर तो वो कर नहीं सकता, तो उसका एक सैंपल लेता है और सैंपल के ऊपर उसको प्रशासित करता है। स्टैटिस्टिकल जो भी डेटाज आती हैं उनका एनालिसिस करता है, और तीनों डायमेंशन पर जो भी तीनों डायमेंशन के स्केल होते हैं उनको उनके सारे स्कोर्स को निकाल के उसके सह संबंधों मतलब कि को रिलेशन की जो कैलकुलेशन वो करता है। जितने भी को रिलेशन आते हैं उसको कैलकुलेट करता है। को रिलेशन जितना अधिक होगा टेस्ट उतना ही वैध होगा। फ्रेंड्स हमने रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के जितने भी टाइप्स हैं उनको विथ एग्जाम्पल अभी देखा। एग्जाम्स में, नेट के एग्जाम्स में इससे रिलेटेड जैसे क्वेश्चंस आते हैं प्रीवियस ईयर्स के, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आपके लिए आऊंगी, और तब हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि ये कैसे हुआ। जो भी न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे उसको मैं सॉल्व करके आपको समझाऊंगी। कीप वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड subscribe our channel, and don't forget to hit the bell icon. Thank you.